मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। मिश्रण को पृथक करने के तरीके, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिश्रण को पृथक करने के 7 तरीके हैं। सबसे पहले वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जिस वाष्पीकरण, जब जल का वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यदि हम इसकी आवश्यक सामग्री की बात करें तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की डाइस की आवश्यकता होगी, अर्थात रंगों की आवश्यकता होगी, पानी के बीकर की आवश्यकता होगी, ट्रिपल स्टैंड की आवश्यकता होगी, वाच ग्लास की आवश्यकता होगी। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में ही रह जाता है। जिस प्रकार आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि हमें इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को करना है। दूसरा जो इसमें अभिक्रिया है इसकी अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरी मेथड अभिकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। अभिकेंद्रीकरण, पदार्थों को तलछटीय विधि द्वारा केंद्रित करना ही अपकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका मूल सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध से क्रीम को पृथक करना। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः शराब और रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है तथा क्रीम से मक्खन अलग करने में या क्रीम से मक्खन बनाने में किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि पृथक्करण की। पृथक्करण की, दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करना पृथक्करण कीप कहलाता है। पृथक्करण कीप का मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव जो दो एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक कीप द्वारा पृथक कर सकते हैं। पृथककारी कीप का स्टॉक कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर से बचा तेल इकट्ठा कर सकती हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो पानी से तेल को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आसानी से हम निस्तारीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अगला जो विधि है वो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ को ऊर्ध्वपातित करना ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। यदि इसके मूल सिद्धांत की बात करें, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, अर्थात सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है, कंटिन्यूस सेम बना रहता है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष बना रहता है। यदि इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, एंथ्रोक्सिन, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन अलग अलग किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस प्रकार चित्र में दिख रहा होगा, हम इसी तरह इसका प्रयोग करेंगे। शाही का निशान इसमें डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे और कागज की पट्टी। तो इस प्रकार से हमें इसके लिए एक कांच की छड़ी की आवश्यकता होगी, एक जार की आवश्यकता होगी, एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी, स्पॉट ऑफ इंक की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी, पेपर क्लिप की आवश्यकता होगी और हमारा यह क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल आसानी से हो जाएगा। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग डाई को पृथक करने के लिए, अर्थात रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में पिगमेंट को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त खून से ड्रग पृथक करने में किया जाता है। अगला, आइए बढ़ते हैं अगले विधि की ओर, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। आसवन विधि जो है ये दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि इसकी मूल सिद्धांत की बात करें, दो
संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। इस प्रकार आसवन विधि को हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं आसवन विधि। आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि को हम प्रयोग में ला सकते हैं। प्रभाजी आसवन विधि आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि प्रभाजी आसवन विधि में हमें वायु दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित या ठंडा करके द्रवी वायु में परिवर्तित कर सकते हैं, और प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करने पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। आइए अगले टॉपिक आसवन प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग और उसकी कुछ विशेषताएं। सम एप्लीकेशन ऑफ आ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। साधारणतः प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, तेल को शुद्ध करने वाली मशीन द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में इसे प्रयोग में लाया जाता है। आसवन विधि का प्रयोग कार्बन रस को शुद्ध करने में भी प्रयोग में लाया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के लिए एक विशेषता यह भी है कि यह ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, ऑर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन का प्रयोग होता है और लाया जाता है। आपको दिख रहा होगा प्रभाजी आसवन के लिए हमें क्लैंप की आवश्यकता होगी, प्रभावी स्तंभ की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें अनेकों केमिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, साथ ही थर्मोमीटर की आवश्यकता होगी। तो हम इस प्रकार से एक अलग प्रकार के मिक्सचर जार की आवश्यकता होगी। तो हम इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। लास्ट जो इसकी विधि है वो है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। यदि क्रिस्टलीकरण की बात करें तो किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विधि को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यदि इसके मूल सिद्धांत की बात करें, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघट को पृथक करना। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख दिए छोड़ दिया जाता है। केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं जबकि अशुद्धियां सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से फिर छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो चीनी के क्रिस्टल हों, चाहे वो बिम्बार के क्रिस्टल हों, चाहे वो कांच के क्रिस्टल हों। तो इस प्रकार के क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वाष्पीकरण से क्रिस्टलाइजेशन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है या क्यों अधिक इम्पोर्टेंट है या क्यों अधिक बेहतर है, वाई क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवेपोरेशन। इसका कारण है कुछ बिंदु। देखिए, पहला बिंदु आपको दिख रहा होगा कि कुछ ठोस संघनित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। इस वजह से वाष्पीकरण से क्रिस्टलाइजेशन अधिक बेहतर है। दूसरा, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जबकि वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को फिर से दूर कर देती हैं या ये अशुद्धियों को यह दूर कर देती हैं। यदि इसके उपयोग की बात करें तो समुद्री पानी से नमक को साफ या शुद्ध करने में इसे प्रयोग में लाया जाता है। और यदि दूसरी यूटिलिटी की बात करें तो क्रिस्टल को पृथक करना, और फॉर एग्जांपल कौन कौन से क्रिस्टल को हम पृथक कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट को, फिटकरी को, अलग से कॉपर को और सल्फेट को। जिन क्रिस्टलों में अशुद्धियां विद्यमान होती हैं उसी को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला टॉपिक जो इस अध्याय का तीसरा टॉपिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के
उपरांत एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, जबकि रासायनिक ऊर्जा में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा ली जाती है अथवा निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के लिए बर्फ का पिघलना, फॉर एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के लिए लकड़ी का जलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोना एजुकेशनल चैनल।